उत्तर कैसे लिखने हैं, सारणी कैसी बनानी है, खड़ी, ऐसी सारणी बनाना पेपर में। यहां लिख देना प्रश्न और इधर उत्तर। प्रश्न आपके कितने आएंगे, 18। बोर्ड परीक्षा में कितने प्रश्न आएंगे, अब ऐसा देखिए 18। प्रश्न नंबर ये एक ही होगा और ये एक के अंदर कितने प्रश्न होंगे, 18। जैसे ये आपकी कॉपी है माना की, तो इस कॉपी में यहाँ दो, जैसे आपकी कॉपी में लाल लाइन होती है ना यहाँ, ऐसे वहां भी लाल लाइन होगी कॉपी में, ठीक है। ऊपर भी ऐसे लाइन होगी, बॉर्डर बना रहता है ना आपकी कॉपी में, ऐसे बॉर्डर बना रहता है। तो इस लाइन से इधर क्या लिखना है आपको, केवल क्वेश्चन नंबर 1 या उत्तर नंबर 1 या प्रश्न नंबर 1, इनमें से कोई सा भी चीज लिखो, सब राइट है। आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हो तब भी ठीक है, प्रश्न नंबर 1 लिखते हो तब भी ठीक है, उत्तर नंबर 1 लिखते हो तब भी ठीक है। वो तो वहां लिखना है, उसमें और कुछ नहीं लिखना। उसी में आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है वो नंबर भी यही देता है, इधर कॉपी में नहीं देता नंबर यहाँ दिए जाते हैं। ये नंबर देने के लिए और आपके प्रश्न लिखने के लिए जगह होती है, ठीक है। फिर आगे क्या करना है, अब ऐसा देखिए बड़े पूरा पेज खाली, जो पहला पेज होगा आपका कॉपी का वो ऐसा होगा, ये जैसे पेज है, ये पूरा पेज खाली, तो बढ़िया बीच में सारणी बना देना 18 लाइन की, 18 की 19 की बना देना, 20 की बना देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसमें इधर पर्सन लिख देना 1 2 3, ऐसी गिनती आती है ना, और रोमन संख्या वाली वही गिनती आती है, पेपर में आती है। किसी को गिनती है लिखना नहीं आती तो टीप के लिख लेना पेपर में, जैसे 18 तक की गिनती लिख देना। फिर पहले में आंसर है ब, तो ब लिखो, दूसरे में आंसर स, तो इतना ही लिखना है बस। आप रब कॉपी में काम करो और डायरेक्ट यहां सारणी में क्या लिखना है, आंसर। तो पहले पेज में जाते हैं, सबसे पहले ये बनाना ही है, जाते ही बना देना है। तो सवाल था, दो संख्याओं का मस 27 है तथा उनका लस 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें का सवाल मैंने बताया था, इस साल आएगा इसे, इसकी जो प्रश्नावली 1 2 3 का रिवीजन करवाया, जब भी पढ़ाए ना वापस, कि एक सूत्र होता है आपके पास, एलसीएम गुणा एचसीएफ ए गुणा, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लसा और गुणा के बराबर होता है। तो देखो मसा कितना है, 27, तो मसा की जगह कितना लिख दो, 27। लसा कितना है, 162। अब मान लो अबसद में तो ये सूत्र नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लसा मसा गुणा करो, और इधर दूसरी साइड पे क्या गुणा करना है, संख्या। एक संख्या कितनी है, दूसरी संख्या नहीं पता, दूसरी संख्या ही तो ज्ञात करनी है। 4 में से 3 चीजें दी होगी आपको, हो सकता है लसर मसर दिया हो, एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या पूछे हो, या हो सकता है दोनों संख्याएं देकर लसर दिया हो मसर पूछे, या दोनों संख्याएं देकर मसर दिया हो लसर पूछे। 4 में से एक चीज पूछेगा, 3 दी होगी, ऐसे लिख देना सिंपल। फिर आपको इस संख्या का मान निकालना है, तो 54 यहां से हटाना पड़ेगा, तो ये 54 यहां से हटाएंगे तो इधर आते किसका हो जाएगा, भाग का, बराबर बी। भाग 2 27 एकम 27 दुआ 54, 2 से ये कितनी बार कटा, 81 बार, तो बी का मान कितना गया, तो आपका आंसर था द ऑप्शन। तो अब केवल आपको सारणी में क्या लिखना है, बस द, सारणी में फले का आंसर द। ये रफ कॉपी में होगा, सबसे पीछे लास्ट में रफ कार्य करो, कहीं भी करो या आपकी इच्छा है, पर बाकी वहां तो सारणी में पहले पेज, कॉपी का पहला पेज इसी काम में लेना, केवल पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए, और कुछ मत करना, बाकी के आंसर अगले पेज से देने लग जाना। पहले पेज में केवल सारणी बना देना बढ़िया साफ, ठीक है। सारणी थोड़ी चौड़ी रखना, मतलब ताकि आपसे हो सकता है कभी कभी आपने ब रख दिया जैसे, फिर आपको बाद में याद आया इसका आंसर बनिए स है, तो फिर इसको काटना है ना, और वापस साफ जगह भी रहनी चाहिए तभी तो लिखेंगे। अब इसके ऊपर ही स लिखोगे तो उसके समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है, तो इसलिए सारणी आंसर लिखने की चौड़ी रखना, ताकि आप ये काटना इतना सा है बस, ऐसे भी नहीं काटना, इतना क्रॉस करना है बस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांक संख्याओं 72 व 120 का मस होगा। देखो अगर मसर लस पूछा जाता है, सिंपल क्या पूछा जाता है, मस और लस, तो आपको जरूरी नहीं है गुणनखंड करो, अगर बसद में सवाल है तो बन्या गुणनखंड के भी हो जाएगा। मस वो होता है जो एक तो इनसे छोटा होता है, सबसे पहली बात तो इनके बराबर या छोटा होता है, मतलब या तो इनमें से छोटी कौन है, 72, तो या तो 72 से छोटा होगा या 72 के बराबर होगा। इसका मतलब 360 तो आंसर नहीं है, देखो पहला आंसर तो यही गलत हो गया,
आपको अगर ये इतना पता है तो। बचे ये तीन ऑप्शन, इन तीनों में से एक आंसर है। अब मसा कौन होता है? मसा वो होता है जिसका भाग इन दोनों में चला जाए। तो क्या 72 के फाड़े में 120 आता है क्या? नहीं आता ना। 72 के फाड़े में 72 तो आता है, पर 120 मतलब इनका ऑप्शन का भाग दे देकर देख लो, जिसका भाग जा रहा है वही आंसर है। अब बचे कौन? 12 और 24। 12 का भी भाग जा रहा है और 24 का भी भाग जा रहा है। दोनों के फाड़े में 120 भी आता है और 72 भी आता है। तो फिर आंसर कौन सा होगा? जो बड़ा होगा। तो 12 और 24 में बड़ा कौन है? इसलिए इसका आंसर होगा 24। ये तो केवल बिना भाग दिए, मतलब बिना गुणनखंड किए ऐसा तरीका है जिससे आप सवाल कर सकते हो। बाकी गुणनखंड का तरीका तो ये है सही कि 72 और 120 के गुणनखंड करने, गुणनखंड कर लो। ये 72 में किसका भाग जा रहा है? कितनी बार? 36 बार। और 36 में किसका भाग जा रहा है? 2 का 18 बार। 18 में 2 का 9 बार। 9 में 3 का, 3 में 3 का। फिर किसका गुणनखंड करना है? 120 का। तो 120 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 60 में 2 का भाग, 30 में 2 का भाग, 15 में 2 का भाग नहीं जाता, 3 का जाएगा कितनी बार? और 5 में 5 का भाग। अब आपको क्या निकालना था? मसा। तो मसा क्या होता है? जो दोनों में है वही मसा होगा। तो दोनों में कौन कितनी बार 2 आ रहा है वो देखो, 1 2 3। यहां भी 3 बार 2 है, तो पहले तो क्या गया? 3 बार तो 2। फिर 3 कितनी बार आ रहा है दोनों में? 1 बार। तो ये आपका आंसर। 5 तो आ ही नहीं रहा दोनों में, 1 में आ रहा है। एक लसम में लेते हैं, मसम में तो दोनों में जो आए वो लेना है। तो गुणा करके देख लो, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो अगर लसर मसर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट करने का तरीका यह है कि जो लसर होता है, देखो तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है कि 23 की घात 1/2 कौन सी संख्या है? पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय या पूर्ण? देखो 23 की घात कितनी है? 1/2। क्वेश्चन नंबर 3। तो किसी की भी घात 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। क्या होता है? और क्या 23 अंडर रूट से बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय। अंडर रूट लगा हुआ है इसका मतलब। तो चलो अगला देखो, अपरिमेय मतलब कि तीसरे का आंसर क्या है? ऑप्शन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो संख्याओं का लसम मसम बराबर हो तो वो संख्याएं कैसी होगी? देखो कैसे होगी समान। जैसे मान लो मैंने 2 संख्या ली, 2 और 2 ले लो, 4 4 ले लो, 6 6 ले लो, 5 5 ले लो। अब इनका लसर मसर ज्ञात करो आप। तो गुणनखंड करोगे तब भी इसका गुणनखंड क्या होगा? 2 2 होगा। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? 2। इसका मतलब मसर कितना आया? 2। लसर भी कितना आएगा? 2। आ रहा नहीं आ रहा? जब संख्या समान होगी तो उनका लसर मसर भी बराबर आएगा। ठीक है ना? अब याद रखना कि अगर लसर मसर बराबर है तो संख्याएं भी कैसी होगी? बराबर। ठीक है। अगला देखो, दिया है एचसीएफ इतना है, एलसीएम ज्ञात करना है। सेम टू सेम पहले सवाल जैसा वापस कि 2 संख्याएं दे रखी है 156 और 78 और उनका मसर कितना है? 78। और उन्हीं संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? लसर। तो क्या होता है? लसर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या कौन कौन सी? 156 और 78। और लसर कितना है? मसर कितना है? 78। और लसर आपको ज्ञात करना है। 78 इधर आया तो इधर आते किसका हो जाएगा? भाग का। और 78 से 78 कट गया, कितना बचा? तो आपके एलसीएम कितना आ गया? 156। कितना सीधा था? काटना भी कितना सीधा था यार। अगला क्वेश्चन नंबर 6। अभाज्य में 2 की घात होगी 4 होगी। कितनी होगी? कैसे होगी? पहले अभाज्य गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? 144 के 2 का भाग दिया। बताओ 144 में कितनी बार गया? 7 2 14, 2 2 2 का भाग दिया। 7 में कितनी बार गया? 1 बचा। 12 12 में कितनी बार गया? और 36 में 2 का भाग, और 18 में 2 का भाग, और 9 में 3 का भाग, और 3 में 3 का भाग। क्या करनी है? 2 की घात। तो 2 यहां से आगे देने की जरूरत ही नहीं थी वैसे।
क्यों 3 से तो मतलब ही नहीं है, किससे मतलब है आपको? तो 2 की घात कितनी बार आ रहा है? 2, 1 2 3 4, तो घात कितनी लगेगी 2 के 4। मैंने करवाया भी था ऐसा प्रश्न, यही करवाया था क्या? अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने यहां करेक्शन करवा दिया था। पी स्क्वायर एक सम संख्या है तो पी एक क्या होगी? अब देखो आप वर्ग करके देख लो, 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। देखो सम संख्या का वर्ग किया तो क्या रही है? सम। विषम का वर्ग किया तो क्या रही है? विषम। तो इसका मतलब अगर वर्ग सम संख्या है तो संख्या भी कैसी होगी? सम। अगर विषम संख्या होती तो वर्ग संख्या भी कैसी होती? विषम। आप चेक करके देख सकते हो सबका वर्ग करके। अगर सम करेंगे तो वर्ग भी सम होगा, विषम करेंगे तो वर्ग भी विषम ही आएगा। 8 और होगा 2 पूर्णांक ए और बी सहअभाज्य है, कहां से है? चलो कि आपने ऐसा सवाल किया होगा कि √3 ए का परिमेय, तो फिर √3 को क्या लिखते थे आप? P बटा Q, ये लिखते थे। फिर उसके पीछे लाइन क्या लिखते थे? जहां पी क्यू पूर्णांक है तथा क्यू 0 के बराबर नहीं है तथा पी क्यू सहअभाज्य है, लिखते थे नहीं लिखते थे? वहां से बनाया ये क्वेश्चन, क्योंकि वो हट गया ना, पहले तो आता था 2 नंबर में, वो हट गया तो मैंने सोचा उसमें से ये पूछ ले, इसलिए बनाया ये। तो पी क्यू सहअभाज्य है, और सहअभाज्य का मतलब क्या होता था कि इनमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा। अभाज्य क्या होती है? जिसमें एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, उसको अभाज्य बोलते हैं। सह अभाज्य मतलब साथ साथ अभाज्य, दोनों ऐसे अभाज्य हैं जिनमें एक के अतिरिक्त किसी का भी भाग नहीं जाता। तो यहां क्या आ जाएगा? दोनों में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। ये हो सकता था, ये कब होता आंसर? दोनों में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड भी विद्यमान है लिखा है। अगर यहां ये लिखा होता गुणनखंड नहीं विद्यमान है तो ये भी आंसर था इसका, पर यहां बी लिखा है, मतलब इसमें तो ये बोल रहा है कि एक के अलावा एक के अलावा और भी गुणनखंड है, और फला बोल रहा है कि एक भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अगर ऐसा भी लिखा आ सकता है ऑप्शन में कि दोनों में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो वो भी आंसर होगा। ठीक है, इसलिए ये आंसर है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, सहअभाज्य याद रखना, सहअभाज्य संख्याओं में कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ एक जरूर होता है, वो सब में होता है एक। तो चलो 120 का अभाज्य गुणनखंड रूप होगा, तो पहले तो 120 के क्या कर लो? अभाज्य गुणनखंड। 2 का बार 60 बार, 60 में 2 का बार 30 बार, 30 में 2 का बार 15 बार, 15 में 3 का बार और 5 में 5 का बार। अब लिखो इसको, 2 की घात कितना आया? और 3 की घात 1, 5 की घात भी। अब देखो यहां जो मैंने ऑप्शन दिए थे 15 आंसर हो ही नहीं सकता, तुरंत गलत करो, क्योंकि अभाज्य संख्या है क्या उसमें? है क्या अभाज्य संख्या? 15 कैसी संख्या है? भाज्य। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्या के रूप में लिखो मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो। ऑप्शन में देखो 8 आ रहा है, 8 में अभाज्य है क्या? 8 नहीं है। सब ऑप्शन में 10 और 22 दोनों अभाज्य नहीं है, एक ही तो ऑप्शन बचा जिसमें तीनों अभाज्य थी। घात की गलती है, पर गलत सवाल भी लगाओ तो कम से कम यही लगना था। यहाँ 2 की घात 3 था, बस ये गलती हुई है, प्रिंटिंग एरर है ये, प्रिंटिंग या टाइपिंग मिस्टेक है। पर ये तो सोच सकते हो आप कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए ना। अरे ऐसे गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन में देखा करो, डायरेक्ट अभाज्य लाना है तो 3 ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई ना कोई भाज्य संख्या होगी, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें अभाज्य होगी, वही आंसर होता है। चलो गुणनखंड से कर सकते हो। आगे देखो, बहुपद के 2 शून्य 0 है, तीसरा शून्य क्या होगा? 3 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? क्या फेर रहा क्या क्वेश्चन? देखो 10वां देखो, ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब देखो इसमें आपसे 2 शून्य दे रखे, तीसरा पूछा है। वैसे 3 घात तुम्हारे नहीं है, बहुपद है अपने, पर 2 घात का ही है, पर ये क्यों दिया भाई साहब? 1 नंबर में आ जाता है, 3 घात का भी इसलिए दिया है। इसलिए थोड़ा सा एक लाइन याद रखना इसकी भी, कि योगफल ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो? किसका योगफल?
शून्यकों का, तो इसके शून्य कितने होंगे? अरे 3 घात का है तो शून्य भी कितने होंगे? और तीनों का योगफल क्या होता है? माइनस का b बटा a, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा x की घात 3 का गुणांक। और ये योगफल किस में होता है? 2 घात वाले में भी तो माइनस का b बटा a ही होता है। 2 घात वाले बहुपद में योगफल क्या होता है? माइनस का b बटा a, और गुणनफल क्या होता है 2 घात वाले में? c बटा a, यहां d बटा a होता है बस गुणनफल। अब जैसे ही आया, सुनो इधर, अब आपको 2 शून्य तो कितने दे रखे हैं? 0, तो ये तो 0 हो गया, ये भी, तो ये तीसरा शून्य बचा, वो क्या बचा? माइनस का b बटा, अरे भाई 0 0 जोड़ाते तो सारा 0 गया ना, तो गामा बराबर कितना गया? माइनस का b बटा a, मतलब तीसरा शून्य क्या है? माइनस का b बटा a। ये योगफल वाले से होता, किससे होता? योगफल वाले से। इसमें योगफल क्या होता है? 3 घात वाले में माइनस का b बटा a। अब उसने बोला 2 शून्य तो 0 है, 2 शून्य तो क्या है? 0, तो 2 की जगह तो क्या लिख दो आप? 0, तो तीसरा शून्य क्या होगा? जो बचा वही। वैसे अगर मान लो इसका गुणनफल की बात होती, क्या बात होती? गुणनफल, इसका गुणनफल 3 घात वाले में गुणनफल क्या होता है वो देखो, माइनस का b बटा a, c बटा a और माइनस का d बटा a। गुणनफल क्या होता है? माइनस का d बटा a, ठीक है। शुरू में माइनस का b बटा a, फिर प्लस आता है c बटा a, फिर वापस माइनस का d बटा a। इनके साथ एक बार ये आता है हर बार। इसमें क्या आएगा? c बटा a में ऐसे आएगा एल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा एल्फा, मतलब तीनों शून्यकों का आपस में गुणनफल। पर ये इसकी टेंशन मत लो, आपके काम के दोनों हैं अगर 1 नंबर में आता है तो। इसमें तो ऐसा आएगा कि 0 शून्य के 2 शून्य क्या होंगे? 0, तो तीसरा बचेगा जो तीसरा है। इसमें क्या देगा आपको? अगर आपसे बोल दे 2 शून्य 0 नहीं होंगे, क्योंकि 0 हो जाएंगे तो सारा क्या हो जाएगा? आपको देगा 2 शून्य 1 है, कितने हैं? तो इसकी जगह भी 1 रखा, इसकी जगह भी 1 रखा, तो बताओ तीसरा शून्य बचा कि नहीं बचा? 1 को किसी से भी गुणा करेंगे तो वापस यही तो आएगा ना, तो तीसरा शून्य क्या गया? d बटा a। सेम ऐसा का ऐसा सवाल एक और था, कहां है? ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी 3 घात का है और आपसे क्या बोला है? पी क्यू आर, और पी क्यू आर क्या है? इसके शून्य, मतलब ये क्या पूछा है आपसे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल इसमें भी क्या होगा? माइनस का b बटा a। अब याद रखना 3 घात वाले में 3 घात वाले में क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है माइनस का d बटा a, और गुणनफल होता है d बटा a, पर किसका? वो भी माइनस का। ये गुणनफल भी लिख लेना ओए, 3 घात वाले में गुणनफल क्या होता है? माइनस का d बटा a, और योगफल क्या होता है? माइनस का b बटा a। तो 3 घात वाले में आपसे योगफल या गुणनफल पूछा जा सकता है परीक्षा में, तो आप परीक्षा में इस सवाल को कर देना। अगर ये सूत्र है एक तरह से, अगर मान लो यहाँ ये नहीं होता और यहाँ ऐसे सवाल होता, यहाँ 3 लिख रहा होता, यहाँ 2 लिख रहा होता, तो b की जगह 2 आ गया तो 2 लिख देते, और a की जगह 3 आ गया तो 3 लिख देते। जनवरी के सारे टेस्ट संडे को है, अभी के सारे टेस्ट सोमवार और गुरुवार है, आपने ध्यान दिया हो तो। मैंने एक टेस्ट सोमवार रखा ताकि आप संडे के दिन तैयारी करके आओ, फिर ये गुरुवार कैसे भी करके बुधवार गुरुवार शुक्रवार रखना ही था ना, जब तो 22 तारीख से पहले सारी प्रश्नावलियों का टेस्ट लेता मैं। अरे 11 में देखो आपको ये बहुपद दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का, और बोला है शून्य क्या है इसके? ए बी, और ये प्लस बी का मान बताओ। अरे ये प्लस बी मतलब क्या पूछा है आपसे? शून्यकों का योगफल, यही तो पूछा है भाई। ए बी क्या थे? शून्य थे ना, और ये प्लस बी मतलब शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस का b बटा a, ये होता है। या हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते थे आप? x का गुणांक, शून्यकों का योग ऐसे लिखते थे ना, सत्यता की जांच करते हैं जहां, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। देखो यहां से माइनस x का गुणांक क्या है? माइनस का 4 बटा x स्क्वायर का गुणांक 1, माइनस माइनस क्या हो गया? तो शून्यकों का योग कितना गया? अरे मैंने डायरेक्ट बताया था आपको, इतना भी क्यों टेंशन लेते हो? शून्यकों का योग यहां होता है, शून्यकों का गुणन यहां होता है, बस चिन्ह चेंज करके लिख दो। ये माइनस का है ना, इसको प्लस कर दो,
ये प्लस का है, प्लस का ही रहेगा। गुणन में चिन्ह चेंज, गुणनफल में नहीं होता चिन्ह चेंज, केवल किसमें होता है, योगफल में। पर यह सूत्र जरूरी है याद करना, क्यों, अगर मान लो समीकरण ये होती, अब इसका गुणनफल पूछते आपसे तो 4 नहीं होता, इसमें 2 का भी भाग जाएगा, क्योंकि यहां गुणांक 1 होना चाहिए जब तो आप ये डायरेक्ट ये याद रखो ना, ये माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आपका चिन्ह भी इतना ध्यान भी रखने की जरूरत नहीं है। माइनस एक्स का गुणांक बटा, अरे लिखवा रखा है मैंने, सत्यता की जांच करते हैं, जब काम भी आता है 2 नंबर में आएगा तो वो तो याद करना ही है कि शून्य का योग क्या होता है, माइनस का बी बटा ये माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपसे गुणनफल पूछा जाए तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दो। आपसे ये यहाँ 2 है, आपसे पूछा जाए योगफल तो आप एक्स का गुणांक बटा ये लिख दो, बस यहाँ चिन्ह का ध्यान रखना है। 12 क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने एक सूत्र लिखा रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस शून्य का योग एक्स प्लस शून्य का गुणन। तो यहां से लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस, यहां क्या दे रखा है आपको, शून्य का योग कितना है, तो -5 रख दो इसकी जगह, एक्स प्लस शून्य का गुणन कितना है, तो ऐसे लिख दो। बताओ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया, और ये का ये आंसर देख लो कहां है, ये हमें ये ना, ये रहा, गुणनफल बराबर है, योग तथा गुणनफल क्या है, बराबर। तो बताओ शून्य का योग क्या होता है, माइनस का बी बटा ए बराबर है, तो माइनस का बी बटा ए बराबर सी बटा ए। अब आपको समीकरण में कह दिया हुआ है बी, ए बी सी का मान देखो वहाँ से, एक्स स्क्वायर का गुणांक तो ये है होता है, और बी क्या है 2, तो माइनस का 2 बटा के। सी का मान कितना है वहाँ देखो, सी अचर पद होता है ना 3 के बटा के। अब देखो ऊपर नीचे के से के कट गया, और के को ऊपर ले जाना है तो उधर भेज दो, ताकि इधर बटा से उधर गुणा में हो जाएगा, और 3 इधर भाग में आ जाएगा, तो के बराबर माइनस का 2 बटा 3 आ गया। ये अपना पहला आंसर आ चुका है। पहला क्या, के का मान माइनस का 2 बटा 3, 2 ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, यदि बहुपद का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान होगा। मेन चीज देखनी है अपने को यहाँ, व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। अब मैंने आपको 3 कंडीशन लिखाई थी, देखो बहुपद कौन नहीं होता जिसमें एक्स की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। एक तो बहुपद में एक्स की घात बटा में नहीं होनी चाहिए, 1/2 3/2, एक्स खुद बटा में मतलब चर बटा में नीचे नहीं आना चाहिए, जैसे 2/y जैसे लिखा होता है ना, ये बटा में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऊपर बेते माइनस में घात हो जाएगी, और ये एक्स वर्गमूल के अंदर नहीं आना चाहिए। ये चारों चीज़ें लगा दो, आपको बहुपद का पता लग जाएगा। बहुपद है तो बहुपद डी ऑप्शन में देखो रूट में आ रहा है टी, तो ये बहुपद नहीं है। दूसरे सब में देखो बटा में आ रहा है वाई, तो बहुपद नहीं है। ब में देखो रूट में आ रहा है, ये भी बहुपद नहीं है। पर फर्स्ट ऑप्शन देखो एक्स स्क्वायर, अगर एक्स पे स्क्वायर के ऊपर भी रूट होता ना तब भी एक्स बार आ जाता, मतलब कि बहुपद होता, इसीलिए ये बहुपद है। वैसे यहाँ रूट किसके ऊपर है, 3 के ऊपर, एक्स स्क्वायर के ऊपर कोई रूट नहीं है, इसलिए अगर रूट के अंदर आता है तो बहुपद नहीं होता। अगला देखो, रेखिक समीकरणों का संगत हो तो इसके आरेखीय रेखाएं होगी। रेखाएं कैसी होगी, संगत। संगत के लिए कौन सी होती है, संगत मतलब जिसके हल विद्यमान होते हैं। हल विद्यमान प्रतिच्छेदी में एक और संपाती में अनेक हल होते हैं, तो दोनों कंडीशन में सब ऑप्शन है देखो, प्रतिच्छेदी या संपाती। अगला देखो, ये रेखिक समीकरण युग्म 9x + 3y 18
ये x प्लस वाई प्लस 24 बराबर 0 के हल होंगे। हल कितने हैं? अब हल कितने भी हो अपने को पता ही है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 से करते हैं। तो दोनों समीकरण लिख लो पहले तो, फिर A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लो, उससे पता लग जाएगा 9/18। यहाँ आपने 3/6 12/24 करो। 9 से कट रहा है 1/2, 3 से भी कट रहा है 1/2 और 12 से भी कट रहा है 1/2। क्या तीनों बराबर हैं? तीनों बराबर होते हैं तो संपाती होती रेखाएं। रेखाएं संपाती होती है मतलब हल कितने होंगे? अनेक। और अनेक हल को भी क्या बोलते हैं? अपरिमित हल। भाई अपरिमित का मतलब कि जिसकी कोई सीमा नहीं हो, तो इसलिए आपका ब ऑप्शन अपरिमित हल राइट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19। 3x प्लस 2y बराबर 11। 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। अब तो संतुष्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? वहाँ से एक एक ऑप्शन उठा के जाओ, इसमें रखते जाओ। जब बिंदु के रूप में 1,4 ऐसे निर्देशांक होते हैं तो उसको आगे वाला x होता है, पीछे वाला y। तो 1,4 रखा तो 3 एकम 3 और 4 2 8, क्या 11 आ गया, मतलब अपना आंसर राइट है। आप चेक करना चाहो तो दूसरे भी चेक कर सकते हो। जैसे दूसरा ऑप्शन है 2,3, तो 3 दूआ 6, 3 दूआ 6, 6 12, 12 थोड़ी लाना है अपने को, तो 11 लाना है। फिर अगला देखो 3 तिया 9 प्लस 5 दूआ 10, 10 और 9 19, ये भी नहीं है। आगे जब भी चेक करोगे आप तो 3 एकम 3 और 3 दूआ 6, 6 और 3 9, ये भी नहीं है। अपने को वही लाना है जो उसमें दिया हुआ है। और ये बिंदु के रूप में निर्देशांक होते हैं, x, y के रूप में होते हैं हमेशा निर्देशांक है, अपन जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ी गलती हो गई अपने को। इसमें आपसे पूछा था निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, तो प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या बताया था मैंने? A1/A2 बराबर हो बराबर नहीं हो B1/B2 के, तब प्रतिच्छेदी होती है। पर यहाँ ऑप्शन में प्रिंटिंग एरर है। ऑप्शन में कहीं भी एक जगह बराबर नहीं हो लिखा होता, नॉट इक्वल तब आता है। ये नॉट इक्वल पीछे अलग से लिख दिया। तो देखो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में एक लड़के की आयु माता की आयु की 1/3, तो माता की आयु माना कि x है। लड़के की 1/3, तिहाई का मतलब 3 का भाग, जैसे चौथाई का मतलब 4 का भाग, आधा का मतलब 2 का भाग। तो लड़के की आयु कितनी होगी? x/3। अब आगे क्या बोला? 12 साल बाद। तो किसी की भी 12 साल, अभी तो x/3 है, तो 12 साल बाद कितनी हो जाएगी? x/3 में क्या जोड़ देंगे अपन? 12। भाई 12 साल बाद के लिए क्या जोड़ेंगे? x/3 में 12। तो अभी वर्तमान में x/3 थी, तो 12 जोड़ दिया तो कितनी हो गई? x/3 से 12। ये देखो किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको? x/3 + 12, ये ऑप्शन में, हाँ ये ऑप्शन में है ना, ऑप्शन में, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22। x + y बराबर 3 है, 2x - y बराबर का हल होगा। तो अपन दो समीकरण जब भी अपने पास होती है तो क्या करते हैं? विलोपन या प्रतिस्थापन विधि। अब यहाँ देखो ये एक y प्लस का एक माइनस का, तो विलोपन लगा दो ताकि y से y कट जाएगा। और 2x और 1x कितना हो गया? 3x। भाई जोड़ा है ना अपन ने, तो चिन्ह चेंज तो होगा ही नहीं, घटाने पर होता है चिन्ह चेंज। तो 2x और 1x कितना हो गया? 3x बराबर 3 और 3 6। 3 का भाग देंगे इधर, क्योंकि 3 गुणा में तो इधर आते किसका होगा? भाग का। तो x बराबर आ गया 2। अब y का मान निकालना है, समीकरण 1 में रख दो। x बराबर 2, तो y की जगह y बराबर कितना होगा? 3 - 2, y बराबर 1। तो आपका आंसर आ गया 2,1। ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है 2,1 वाला। ये रहा 21 में स आंसर। 1,2 होता तो वो आंसर नहीं है, क्योंकि आगे x लिखना है, पीछे y। हमेशा निर्देशांक x, y के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दो समीकरणें दे रखी है। 3x/2 + 5y/3 बराबर 7। दूसरी समीकरण है 9x + 10y बराबर 10। और आपसे पूछा है कैसा समीकरण है, संगत है असंगत है, मतलब कितने हल हैं जब पता लगेगा। तो A1/A2, A1 क्या है? 3/2, B1 क्या है? 5/3 और C1 क्या है? 7। अब इसके बटा में लिखना है B2, ये मतलब A2 B2 है। तो देखो ये इसके बटा में लिखना है, मतलब नीचे चल जाएगा, ये नीचे ही रहेगा ना, भाई बटा में था तो। और ऊपर वाला के बटा में है तो वो भी नीचे गया। अगर मान लो ये नीचे भी ऐसे होता 9/2,
तो ये 2 कहाँ चल जाता ऊपर, नीचे वाली भिन्न फिर क्या हो जाती है उल्टी। एक तरह से यहाँ 9/1 है, इसलिए 9 का 9 ही रहेगा, 1 ऊपर गया। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ताकि आप सॉल्यूशन करेंगे भाई बराबर कौन कौन आता है। देखिए देखो 3 से 2 बार कट गया, नीचे आया 3 2 6, 1/6। फिर इसको काटो 5 से 10 भी 2 बार कट गया, तो इसमें भी कितना आया 1/6। ये दोनों तो बराबर हैं देखो, पर ये बराबर नहीं है। तो इस स्थिति में रेखाएं कैसी होती है समांतर, और जब समांतर रेखाएं होती है तो हल कितने होते हैं, कुछ नहीं होता, हल मिलते ही नहीं, कोई हल नहीं। तो मतलब निकाय कैसा होता है असंगत। बस संगत कब होता है, जब हल मिलते हैं, और निकाय असंगत। तो यहाँ अपना ब ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला ऑप्शन में आपसे पूछा है y का प्रतिस्थापन, मतलब अपन प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं तो y का प्रतिस्थापन मतलब y का मान यहाँ से निकाल के दूसरे समीकरण में लिखना, इसको बोलते हैं y का प्रतिस्थापन। तो इस समीकरण से अपने को एक तरह से y का मान निकालना है। तो देखो 3y बराबर कितना आ जाएगा, 2x उधर गया तो माइनस का, और 3 भी हटा दो तो 3 उधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा 11 - 2x/3। और ये सका ऐसा है, वो ऑप्शन देख लो आप, पहला ऑप्शन तो नहीं है, और ये ब ऑप्शन में ऐसा का ऐसा है आंसर है 11 - 2x/3। ये y का प्रतिस्थापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखी है समपाती रैखिक समीकरणों के युग्म का एक समीकरण क्या है, -5x + 7y = 2 है। तो इसका दूसरा समीकरण होता है हो सकता है। तो अपन जानते हैं समपाती में क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब कि सभी एक ही संख्या से गुणा कर देते हैं, तो वो बराबर आज भी तो आएंगे, काटेंगे जब बराबर आने चाहिए। तो यहाँ अपने को देखो सभी में देखो x का गुणांक क्या दिख रहा है 10 10 10 10 10, और वहाँ क्या है 5। तो मतलब कि सभी इस समीकरण को किससे गुणा किया हुआ है 2 से, तो अपन भी 2 से गुणा कर दो। 5 को 2 से गुणा किया माइनस का 10x, 7 को 2 से गुणा किया 14y, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब यहाँ इस ऐसा का ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा मिल रहा है, जैसे अपना अ वाला ऑप्शन देखो 10x + 14y, देखो दोनों प्लस के हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपने एक प्लस का है एक माइनस, 10 माइनस का है 14 प्लस का है। उधर दूसरी साइड भी भेजोगे तब भी एक प्लस का एक माइनस का होगा, 14 माइनस का हो जाएगा। दूसरे में देखो, दूसरे में दोनों माइनस है, माइनस का 10x माइनस का 14y, दोनों सेम चिन्ह हो ही नहीं सकते, क्योंकि 14 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और इधर 10 माइनस का है और 14 प्लस का है। फिर अगला देखो कुछ 6 ऑप्शन, माइनस का 10x भी मिल गया, 14 भी मिल गया, पर ये 4 इधर आएगा इसके साथ, तो ये प्लस का थोड़ी रहेगा, ये तो माइनस का रहेगा, प्लस तो उधर रहेगा। अब ये एक ही ऑप्शन बच रहा है, वही अपना आंसर होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है 4 माइनस में है, मतलब 4 को दूसरी साइड पे भेजा है, और 10 प्लस में तो 10 को दूसरी साइड पे, 4 इधर गया 10 उधर गया तो 10x प्लस का, और 14 उधर गया तो 14 भी माइनस का। अब क्या ऐसा का ऐसा ऑप्शन मिल रहा है, हाँ द ऑप्शन ऐसा का ऐसा ही है। देखो इसमें थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था आंसर, इधर उधर भेज रखा था उसने, तो अपने को चेक करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, या ऐसे भी देखे तो -2 से गुणा कर रखा है, ये भी ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो आप, पर ऐसे नहीं आए तो आप सिंपल गुणा कर लेना, पता लग जाएगा। 26 का हल 3, -2 है तो k का मान होगा। इस समीकरण का हल 3, 2 है, मतलब 3, 2 रखेंगे तो ये समीकरण संतुष्ट होगी। तो x की जगह 3 रख दो और y की जगह -2 रख दो। तो 3 4 × 12 प्लस 3 2 6, पर माइनस का होगा क्योंकि माइनस का है ना, माइनस के बराबर 0। 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6। के का मान निकालना है, के को उधर भेज दो, ताकि के उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, तो के बराबर कितना आ गया 6। कौन से ऑप्शन में, स ऑप्शन में, ब में है पर उसमें माइनस का 6 है, तो अपने को प्लस का 6 लाना है, प्लस का 6 है ना अपने। अब देखो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, बहुपद के शून्य ए व बी है तो ए बी का मान, ए बी, तो जब भी दो इंग्लिश वाले अक्षर होते हैं तो हमेशा उनके बीच में किसका चिन्ह होता है, गुणा का। तो यहाँ समीकरण है 3x² - 5x + 6। अब ए बी मतलब कि गुणनफल पूछा है किसका, शून्य को का, क्योंकि ए और बी क्या है यहाँ पर शून्य के, और ए बी का मान पूछा है, इसका मतलब शून्य को का गुणनफल पूछा है, क्योंकि ए और बी गुणा हो रहे हैं ना यहाँ। अगर जोड़ का चिन्ह होता तो ये प्लस बी लिखता हो, तो शून्य को का गुणनफल। अब शून्य को का गुणनफल का सूत्र सत्यता की जांच में पढ़ा है अपन ने, क्या होता है c/a, c क्या है यहाँ 6 और ए क्या है 3, और 3 से 6 को कितने बार काट देंगे 2 बार। तो बताओ ए बी का मान कितना आ गया 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को का योग तथा गुणनफल 1/4 व -1 है। तो द्विघात बहुपद निकालने का मैंने डायरेक्ट सूत्र बताया था आपको, x²
शून्यकों का योगफल क्या होता है, बीच में शून्यकों का योग और इसके साथ गुणा होता है एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये डायरेक्ट सूत्र लिखा रखा है, बस इसमें मान रखना है अपने को। एक्स स्क्वायर की जगह तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है अपने 1/4, तो शून्यकों का योग की जगह क्या लिख देंगे 1/4, 1/4 एक्स और फिर प्लस अपने पास क्या है -1, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस का, तो -1। अब वैसे ये भी आंसर है, पर अपने को क्या है नीचे 4 आ रहा है ना बटा में, तो इसको हटाना चाहिए इस 4 को, तो इस 4 को अपन हटाएंगे तो क्या करेंगे 4 से गुणा। तो बटा में जो संख्या होती है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं गुणा कर दो, तो 4 से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा किया तो क्या है 4x²। यहाँ 4 से 4 कट गया तो यहाँ तो कि 1 बचा, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, और ये 1 को 4 से गुणा किया तो -4। ये आ गया आपका इसका आंसर, ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में देखो बहुपद दिया हुआ है आपको 2x² - x - 6 और इसके शून्य की ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने, शून्य, और फिर सत्यता की जांच करनी है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जहाँ x की घात 1 होती है उसके 2 टुकड़े करते हैं। टुकड़े कैसे करते हैं कि जोड़े जब हो या जाए गुणा करे जब इन दोनों का गुणनफल, तो ये प्लस भी कितना आना चाहिए -1 और ये गुणा भी कितना आना चाहिए 6 2 12 -12। अब ऐसी संख्या सोचो जिसके जोड़े तो -1 आ जाए, गुणा करे तो -12, और गुणा करे माइनस मतलब एक प्लस की एक माइनस की है और बड़ी वाली माइनस की है, क्योंकि एक आ रहा है ना माइनस का, तो 4 और 3, तो 2x² - 4x प्लस का 3x माइनस का 6। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x तो आता ही है और 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2x, यहाँ बचा x, एक x बचा ना, और यहाँ बचा -2। अब इधर भी 3 कॉमन आ रहा है, देखो 3 का भाग दोनों में जा रहा है तो x माइनस यहाँ भी कैपिटल बच गया 2, दोनों में से कॉमन ले लो, सेम डिब्बा 1 - 2 तो 2x + 3। अब ये किसके बराबर है, शून्य के निकालते हैं तो इसको शून्य के बराबर कर देते हैं अपन, तो ये शून्य के बराबर है। अब तो ये एक बार x - 2 को शून्य के बराबर कर दो, x - 2 = 0, तो x बराबर कितना आ गया 2। दूसरी या तो ये 0 होगा, 2x + 3 = 0, तो यहाँ से 3 उधर गया तो माइनस का, 2 इधर गया तो बटा का, तो x बराबर आ गया -3/2। ये तो हो गए शून्य। अब अपने को क्या करनी है, शून्यकों की जांच। शून्यकों की जांच के लिए अपने पास 2 सूत्र है, आपको पता हो तो क्या क्या है कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल, एक सिंपल करेंगे और एक सूत्र से देखेंगे, यही तो सत्यता की जांच है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, इसका सूत्र क्या है, ये -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग सिंपल, शून्य क्या है 2 -3/2, तो प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, और बराबर यहाँ देखो -x का गुणांक क्या दे रखा है अपने को, x का गुणांक है अपने पास -1, तो -1 लिख देंगे, और x² का गुणांक कितना है अपने पास 2, तो -1/2 आ गया। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 1/2, इधर भी 1/2 या ना, एक कन्फर्म है। अगर देखना चाहो तो चेक कर लो कि 2 लस लिया, 2 2 4 और 4 में से 3 गया तो 1/2 आया कि नहीं आया, सेम आता है वो तो। शून्यकों की जांच, सत्यता की जांच, यही तो ये सत्य लाना है। फिर देखो गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, इसे सिंपल गुणा किया जब तो -3 आया, और सूत्र क्या होता है अचर पद बटा x² का गुणांक। अचर पद कितना है अपने पास -6 और x² 2 से भाग दिया 6 में तो -3, ये भी बराबर आ गया, तो अपने सत्यता की जांच भी हो गई। छः बटा 5, ये इसका आंसर आ गया, x बराबर 19/5 और 6/5। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, एक क्रिकेट मैच का है, तो अपने मान लेते हैं कि बैट x का है, गेंद y की है। 7 बैट मतलब 7x रुपये के, 6 गेंद मतलब 6y की, बराबर कितना दिया टोटल 3800 रुपये। ऐसे दूसरी बार उसने क्या खरीदा, 3 बैट मतलब 3x के और 5 गेंद 5x की, सॉरी 5y बराबर 1700
50, टोटल कितने की है 1750। अब अपने को देखो विलोपन विधि से करना हो तो इसमें क्या करेंगे, किसी एक के गुणांक बराबर करें। जैसे y का गुणांक बराबर करेंगे तो 6 पंजे 30 और 5 छंग 30, तो दोनों को 30-30 बना देते हैं तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। विलोपन विधि में एक काटना है तो इसको किससे गुणा कर देंगे, समीकरण 1 को 5 से। 7 पंजे 35x, 6 को 5 से गुणा किया 30y, इसको 5 से गुणा करो 2 जीरो की तो 2 जीरो, 8 को 5 से गुणा किया 8 पंजे 40 की जीरो, हासिल का 4 और 5 दिए 15 और 4 19। चलो अब नीचे वाले समीकरण को किससे गुणा करें, 30 लाने के लिए 6 से, तो 6 दिए 18x प्लस 6 पंजे 30y और इसको भी 6 से गुणा करो, जीरो की जीरो, 6 पंजे 30 की जीरो, हासिल का 3, 7 चंग 42, 42 से 3 45, 45 का कितना आ जाएगा 5 और हासिल का 4, 6 एकम 6, 6 में 4 जोड़ा तो 10,500। अब देखो इसको घटाएंगे जब भी तो कटेगा ना 30 से 30, तो 30 से 30 काट दिया। अब 30 से 30 कटने 18 में से 35 गया तो कितना बचा 17x, और इधर देखो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, 10 में से 5 गया तो 5 और यहाँ 8 बचा, 8 में से जीरो गया तो 8। अब देखो 17 का भाग जा रहा है 85 में, आ जाता है 17 पंजे 85, तो कितना 2 जीरो की 2 जीरो, तो x बराबर कितना गया 500, मतलब बेट कितने का है 500 रुपये का। अब अपने को गेंद का मूल्य निकालना है, मतलब y का मान निकालना है, तो किसी भी एक समीकरण में मान रख दो। समीकरण 1 में देखो x बराबर 500 रखो तो 7 पंजे 3500, 7 पंजे 35, 2 जीरो की जीरो प्लस 6y बराबर 3800। अब 3500 इधर भेजेंगे तो एक माइनस का हो जाएगा, तो 6y बराबर कितना आ जाएगा 3800 माइनस 3500। 3800 में से 3500 गया तो कितना बचा 300, और 300 में 6 का भाग देंगे इधर गुणा में ना, तो 6 का भाग दे 6 पंजे 30 मतलब 50, तो आपका आंसर आ गया इसका 50, मतलब गेंद कितने की 50 रुपये की।